हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो आज हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है, अब बात आई कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होगा जहाँ पे क्या होगी, परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन क्या होता है ये इससे पहले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले वो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन करके मैंने एक वीडियो डाली है, आप उसे सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, जहाँ पे परावर्तन की घटना होती है। अब गोली दर्पण क्या होते हैं? दो तरीके के, दो टाइप के हमारे गोली दर्पण होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? अवतल दर्पण कहेंगे। इसे मैं अभी अच्छे से बताऊंगी आपको। दूसरा है उत्तल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो। तो ऐसा क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब हम अवतल दर्पण की बात करें तो क्या होना चाहिए? गोली होना चाहिए। अब देखो, हमारा गोला क्या होता है, इस तरीके का होता है पूरा। अगर हम गोला देखें तो इस तरीके का होता है। अब इसी में अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो जो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया, गोली है ये पृष्ठ। इसमें क्या होगा, जो इस साइड से मैंने ये लाइन कर रखी है, ये लाइन का मतलब है इस साइड से हमने इसे क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परावर्तक पृष्ठ यानी प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या होगी, प्रकाश अगर यहाँ से आता है तो वो कहाँ टकराएगा, ये होगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ है इसका, ये वाला हिस्सा। ठीक है, पीछे से क्या लगी है, पॉलिश लगी है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर है ना। तो ये ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण, या इसे कॉनकेव भी कहते हैं। ठीक है, केव टाइप का लग रहा है अंदर को, तो इसलिए इसे कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? अवतल दर्पण। इसके बाद बात आई उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसे उभरा होता है इस तरीके से। अगर हम इसे बनाएंगे तो पूरा गोला बन जाएगा, इसीलिए इन्हें गोली दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें इस साइड से पॉलिश लगी रहती है, इसके अंदर की साइड से। ठीक है, पॉलिश यहाँ पे लगी रहेगी। तो क्या होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला। तो जब प्रकाश आएगा तो कहाँ पे होगी परावर्तन की घटना? यहाँ पर होगी। ठीक है, ये वाले पृष्ठ पर। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है हमारा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आया समझ में? इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये वाला। और इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा? ये वाला। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहाँ पे परावर्तन की घटना होगी। तो ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ तक आया समझ में? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होगा, आप इसे थोड़ा सा अगर ट्रिक के हिसाब से भी याद करें, अवतल दर्पण में अगर आप ऐसे कॉनकेव करके भी याद करते हैं, कॉनकेव यानी केव, केव लाइक स्ट्रक्चर, गुफा जैसी संरचना कहाँ पे, अंदर को है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो आप इसके केव से याद रखें कि क्या होगा, केव मतलब गुफा यानी अंदर की साइड। ठीक है, उसके बाद ऐसे उत्तल दर्पण में देखा जाए तो उत्तल उ से आप ये याद कर दिए, उभरा हुआ, उभरा हुआ। अब देखो, जो उत्तल दर्पण होता है वो बाहर को उभरा हुआ होता है, और इसी इसके जो उभरी हुई सतह है, यहीं पे इसका परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर किस तरीके के होंगे। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होगा, जैसे ये है एक चम्मच। ठीक है, ये जो चम्मच है, इसमें जो ये जो गुफा जैसी यानी जो कॉनकेव है हमारा अवतल दर्पण हम जिसे कह रहे हैं, तो कौन सी साइड हो जाएगी? ये वाली साइड। माना हमने पीछे से क्या कर दी है, इसमें पॉलिश कर दी है, और ये वाली साइड क्या कहलाएगा? इसका उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अंदर को है ना। तो यही समझो आप, ये मिरर है,
इसके पीछे की साइड हमने पॉलिश कर दिया और यहाँ से इसका क्या हो रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ ये है इसका, ठीक है। ऐसे अगर उत्तल दर्पण की बात है तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका उभरा हुआ हिस्सा है, प्रकाश पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाएगा, ये वाला। पीछे से हमने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे अवतल और पीछे वाली साइड हो जाएगी उत्तल, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान रखना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ टर्म आते हैं, ठीक है। इस टर्म का यूज़ हम ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, जब हमारा बाद में इसके बाद अगला टॉपिक है जो प्रतिबिंबों का निरूपण करके एक टॉपिक है। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पे हमें ये टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कि क्या हमारा यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है और इनको किस सिंबल से हम दर्शा रहे हैं, तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन एग्जाम में ऐसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन इन्हें किसका क्या मतलब है आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ध्रुव क्या होता है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों गोली दर्पण बना दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। एक दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, और दूसरा अवतल दर्पण। ये वाला दर्पण क्या होगा, इसका उभरी वाली साइड है तो ये क्या है, उत्तल। और ये देखो इसका कॉनकेव यहाँ पे गुफा जैसी बन रही है अंदर को, तो इसे अवतल। इस तरीके से आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है, उत्तल और अवतल के बारे में। अब ध्रुव क्या है, जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर प्रकाश आएगा तो कहाँ पे परावर्तन की घटना होगी, इस साइड पे, और यहाँ पे परावर्तन की घटना कहाँ पे होगी, इस साइड पे। तो इसका जो केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर है, माना यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लगभग यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर है, ऐसे मैं इधर मानूँ तो इसका सेंटर कहाँ पे हो जा रहा है, लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो ये सेंटर है, ये सेंटर क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का सेंटर। तो हम इसे किससे निरूपित करते हैं, पी से, ठीक है। ऐसे इस साइड भी मैं निरूपित कर देती हूँ, ये क्या है, पी से मैंने यहाँ पे इसे निरूपित कर दिया, ठीक है। उसके बाद है वक्रता केंद्र क्या होता है। अब देखो इसे हम किससे निरूपित करते हैं, सी से। इसका सिंबल क्या है, सी। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है। इस बात को हम कैसे मानेंगे कि ये गोले का भाग है, देखो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ इस तरीके से, अगर मैं परावर्तक पृष्ठ को पूरा इस तरीके से कंप्लीट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, गोला बनेगा। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, गोली दर्पण भी कह रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा अगर अच्छे से पूरा कंप्लीट बना दूँ तो ये भी पूरा एक क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो यही है कि क्या है, गोले का भाग है। तो देखो जो गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब जैसे इस गोले का जो केंद्र है वो यहाँ पे है, ठीक है, मैंने यहाँ पे माना। तो ये गोले का केंद्र क्या है, यहाँ पे, जिसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, सी से निरूपित कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ऐसे ही इस गोले का केंद्र क्या है, अगर मैं इसे पूरा गोला बना दूं तो उसे क्या कहेंगे, इस जो गोले का केंद्र है उसे इस गोली दर्पण का क्या कह रहे हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो हम पी से किसको डिनोट कर रहे हैं, ध्रुव से, ध्रुव को कर रहे हैं ना, पोल। और ऐसे वक्रता केंद्र यानी सी से जिसे हम डिनोट करें उसे क्या कह रहे हैं, वक्रता केंद्र। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद हम अगले टर्म की बात करते हैं। अगला टर्म है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ के सामने। देखो जो अवतल दर्पण है उसका जो वक्रता केंद्र है वो कहाँ पे, परावर्तक पृष्ठ ये रहा, उसके सामने है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है उसके लिए वक्रता केंद्र कहाँ है, गोले को अगर पूरा करेंगे तो उसका सेंटर कहाँ पड़ा, इस साइड। तो क्या है, जो वक्रता केंद्र है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे की साइड है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे की साइड मत बनाना, पीछे की साइड बनाना। उत्तल दर्पण में थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है क्या, वक्रता केंद्र, और ऐसे उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है क्या, वक्रता केंद्र। इसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, ठीक है। मैंने बताया था कि पूरा अगर इसे कंप्लीट करते हैं तो एक गोला बन जाएगा, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो ये जो अगर हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, पूरा एक गोला बन रहा है। इसकी जो त्रिज्या कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो मैं इसे अगर कंप्लीट कर दूं, पोल से अगर इसको मिला दूं
तो अगर गोले की बात करें तो त्रिज्या ये कहलाएगी इसकी। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये। केवल पी से सी तक की दूरी नहीं, यहाँ का जो हर परावर्तक पृष्ठ से अगर यहाँ तक की दूरी मिला, दूरी तो इक्वल रहेगी हर जगह, त्रिज्या तो बराबर रहेगी ना, तो उसे किससे कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, आर से निरूपित कर रहे हैं। ऐसे इसके लिए भी यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हम इसे पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी भी कह सकते हैं। तो आर इक्वल टू पी सी भी हो सकता है, यानी पोल से जो वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या भी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद हमारा अगला है गोली दर्पण मुख्य अक्ष क्या होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। ठीक है, जो हमारी जो मुख्य अक्ष होती है वो कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जो कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र और पोल से। तो माना जो रेखा गुजर रही है, उस समय यहाँ पे किसी और कलर से दिखाती हूँ, जैसे ये है। तो जो कहाँ से गुजर रही है, जो गोले का जो पोल है, पोल से और वक्रता केंद्र तक। ठीक है, पोल से वक्रता केंद्र तक जो ये गुजर रही है, ये जो काल्पनिक रेखा है, ये क्या कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो इस रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पोल से और वक्रता केंद्र से जो होके गुजर रही है। ऐसे ही मैंने इस साइड भी बना दिया। तो देखो यहाँ से ये जो रेखा गुजर रही है पोल से, इस तरीके से, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो यहाँ तक ये टर्म समझ में आए। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है और मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नया टर्म है वो है मुख्य फोकस। ठीक है, यह अवतल दर्पण के लिए अलग होता है और उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है। डिनोट इसे हमेशा कैपिटल एफ से ही करेंगे मुख्य फोकस को, चाहे वो अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की। तो मैंने यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिख रखी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, अगर वह अवतल दर्पण के जो पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तन पृष्ठ है, वहाँ से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना भी रखा है, लेकिन मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अवतल और उत्तल दोनों दर्पण बना दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण में देखो वो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई। मुख्य अक्ष हमारी ये है जो मैंने डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे दिखाई है, उसके समांतर कोई किरण आ रही है। ठीक है, माना ये आई कोई, उसके समांतर किरण, समांतर किरण जो आई वो किरण क्या हुई, दर्पण से के जो परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराई, और टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होके गुजरेगी, ठीक है, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद समांतर आई, और टकराने के बाद क्या हुई, जिस बिंदु से वो होकर गुजरी, ये गुजरी, यहाँ से वो आई समांतर। समांतर मतलब जो आपस में कभी कटती नहीं है, ऐसी रेखाएं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं कटेंगी। तो क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से क्या हुई, टकराई, और टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, कहाँ पे है वो मुख्य अक्ष, ये है, कहाँ किस बिंदु पे से होके गुजरी है, ये है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। एक बार फिर से समझ लो कि कोई भी हमारी प्रकाश किरण है जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, और टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होके गुजरी मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके वो गुजरी, वह क्या कहलाएगा, उसका मुख्य फोकस कहलाएगा, जो मैंने यहाँ एफ से डिनोट कर रखा है। यहाँ तक आया समझ में। अब इसी की तरह हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये हमारी मुख्य अक्ष है, उसके समांतर क्या आई, कोई हमारी प्रकाश किरण आई, ये आई, टकराने के बाद क्या होगी, वो टकराने के बाद जाएगी तो ऐसे ही इस तरीके से वो क्या होगी, चली जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या माना जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण
परावर्तक पृष्ठ से टकराए तो टकराने के बाद वो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यहाँ पे जाती नहीं है, टकराने के बाद चले तो वो इधर को जाएगी, लेकिन क्या है कि हम ये मानेंगे कि वो जिस बिंदु से टकरा के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसे इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। हम मानते हैं कि उसका प्रतिबिंब, जो उसका केंद्र है, फोकस क्या है, मुख्य फोकस है, वो यहाँ पे है। तो अवतल दर्पण में इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकराने के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई क्या लिखेंगे वहाँ प्रतीत होती है, ठीक है। अवतल दर्पण में लिखेंगे कि जिस बिंदु से होके गुजरती है, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में लिखेंगे कि वह जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में मैंने यहाँ पे डायग्राम से आपको दिखा भी रखा है अच्छे से, यहाँ पे एक बार देख लो, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में यहाँ पे लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती हैं, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये मैंने इसका डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में मुख्य फोकस के बारे में, और उसे हम किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल एफ से दर्शा रहे हैं, जैसे यहाँ पे दर्शाया और यहाँ पे भी हमने कैपिटल एफ से दर्शा रखा है। इसके बाद जो हमारा अगला टर्म है वो है फोकस दूरी, ठीक है, इसे स्मॉल एफ से दर्शाएंगे, ठीक है। तो फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बीच में कंफ्यूज मत होना, इसे क्या करेंगे, स्मॉल एफ से शो करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, गोली दर्पण के ध्रुव क्या था जिसे हम पी से डिनोट कर रहे थे, कि मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है पहले से, ये उत्तल दर्पण का और ये अवतल दर्पण का, इसका जो पोल है, ठीक है, पोल यहाँ पे है और फोकस कहाँ पे, यहाँ इसका मुख्य फोकस कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये बात करी हमने किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ऐसे ही सेम अवतल दर्पण के लिए भी होता है, इसकी फोकस के मुख्य फोकस कहाँ है, यहाँ पे, और पोल कहाँ पे है इसका, यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, पोल से फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ तक आया समझ में, और आपने डायग्राम में भी देखा होगा। इसी के बाद दर्पण का द्वारक, इसमें द्वारक में कुछ नहीं है, जब कोई भी हमारा जो दर्पण है, अगर हम इसे पूरा इस तरीके से पूरा एक गोला बना दें, तो इसका जो व्यास कहलाता है, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, व्यास जिसे हम कहेंगे, वो क्या है, द्वारक, दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो F इक्वल टू क्या होता है, R/2, जो हमारी फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है, या तो इस तरीके से बोलो, जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। यहाँ तक आया समझ में, ये इनके बीच में क्या है, संबंध है। अब देखो डायग्राम में भी अगर देखें तो हमारी फोकस दूरी कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी डायग्राम सही से बनानी है। अगर इसे हम अच्छे से नाप के बनाएंगे तो वहाँ पे हमारी जो फोकस दूरी है, जो स्मॉल एफ से हम डिनोट कर रहे हैं, वो R की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अवतल दर्पण में भी देखें, जो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होगी, दोगुनी होगी, अगर हम डायग्राम को अच्छे से नाप के बनाएंगे, ठीक है, इसकी लेंथ अगर हम नाप के लेंगे। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से किस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे ध्रुव है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, तो इसमें क्या करना, खुद से प्रैक्टिस करना, दर्पण बनाना और दर्पण में इन बिंदुओं को निरूपित करने की कोशिश करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।